मेटल सरफेस है, क्लियर। इस मेटल सरफेस पे क्या होगा, कोई लाइट इंसिडेंस करेगा, लाइट आएगा तो उसके साथ क्या आएगा, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ आएगा, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ आएगा। और ये फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हुआ न्यू नॉट के फ्रीक्वेंसी से, तब यहाँ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा विथ काइनेटिक एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। बस इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। कैसे बाहर आएगा, जब कुछ एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का लाइट विच इज ग्रेटर देन न्यू नॉट मेटल के सरफेस से स्ट्राइक करता है। अरे जैसे बहुत सिंपल भाषा में ये है ना कि तुम लोग मॉल वॉल कभी गया है ना घूमने, जैसे यहाँ पटना की अगर बात करें तो यहाँ सेंट्रल मॉल है ना, या फिर और भी जो एक दो मॉल है जो है, ठीक है। तो जब जाओगे ना कुछ ऐसे बड़े बड़े होटल में या मॉल में, तो जाते ही कोई गेट अपने आप खुल जाता है, शीशा का बड़ा सा गेट होगा, ओपन हो जाएगा, क्रॉस कर गए बंद हो जाएगा। ये क्या है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ये इफेक्टिव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो अभी पहले इसको समझते हैं, फिर वो वाला फिनोमेना समझ में आया कि वहां एक्चुअली क्या हो रहा था, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हम बात किसकी कर रहे हैं, इंसिडेंस लाइट। इंसिडेंस लाइट के पास क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है। जब ये न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा या फिर एच न्यू इज ग्रेटर देन एच न्यू नॉट होगा, इस केस में क्या है, इजेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी नॉट लाइट, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। और जब ये इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस होगा तो ध्यान से थोड़ा देखना, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इस चीज को हम कहते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे, एनर्जी फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो कि ये दोनों वैल्यू बराबर रहा, तब क्या होगा, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो आएगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा। दूसरी बात, ये जो टर्म दिख रहा है एच न्यू नॉट, इस एच न्यू नॉट को ऐसे भी लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। मतलब ये डब्ल्यू नॉट क्या है, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट, इसको कहते हैं वर्क फंक्शन। ये क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, फिर से लिखा जाए। अभी बोर्ड आज नया है ना, तो हमको पूरा प्रैक्टिस है नहीं, ठीक है। आज पहली बार इस बोर्ड पर हम सीधे लाइव पढ़ा रहे हैं। तो ये वर्क फंक्शन है, जैसे स्केच वगैरह होता है कि थोड़ा सा उठा लिए तो कनेक्शन, ये मैग्नेटिक है दोनों, तो मैग्नेटिक देखो ना ये लिखे हैं तो कैसा मैग्नेटिक से लिखाया है ना। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस लिखा गया। रुको इसको भी थोड़ा ठीक कर देते हैं, ठीक है, ये हटा दो ये सब। तो अब हमारे पास यहाँ क्या लिखना होगा, ध्यान देना, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो थोड़ा सा इस मामला को कंफर्म करो सब लोग कि ये इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कैसे। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, कोई अगर इंसिडेंस लाइट आया, ठीक है, और लाइट जो है वो क्या सीधा मेटल सरफेस पे पड़ता है, तो मेटल सरफेस पे क्या है, जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा अट्रैक्शन से बंधा हुआ है अपने न्यूक्लियस से। तो अगर हम लाइट दे रहे हैं, इस पे लाइट आ रहा है मतलब एनर्जी भी आ रहा है। अब अगर एनर्जी आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि जिस टाइम ये इंसिडेंस एनर्जी ग्रेटर हो जाए अट्रैक्शन से, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा विद काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा, क्लियर। तो ये पहले नोट कर लेना, ये फोटो बना लेना, इसको एनसीईआरटी में देखो खूब अच्छा से दिखाया है, पहले नोट कर लो फिर बता रहे हैं। इसको नोट कर लेना।
ओके लिख लो, अगर छोटा दिख रहा है तो इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। क्लियर? ये सारे टर्म्स को ये घेरना नहीं है, सीधे ये लिखते जाना है कि ये हमारा टर्म है, ये टर्म है, फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस, फिर ये आ जाएगा वैल्यू, एक और वैल्यू, वेर ये W नॉट क्या कहलाता है, H न्यू नॉट को ही हम W नॉट कहते हैं, विच इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। चलो अब थोड़ा सा देखो एनसीईआरटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी में क्या है, यहाँ फाइल व्यूअर, ठीक है, ये पेन ड्राइव में क्लास 11 लाइव केमिस्ट्री एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी चैप्टर 2 चल रहा है, ध्यान देना। अब ये लोड हो रहा है, ओपन हो जाएगा। ओके तो ये देखो यही है अपना चैप्टर। क्या है ये चैप्टर? अब देखो ये जो है हम अभी सीखेंगे तब सही से ऑपरेट होगा, है ना। ये हो गया इधर, हाँ ये है साइज का, हाँ ये क्लिक करना होगा, फिट, ये देखो फिट दिख रहा है सबको अब एनसीईआरटी। ओके तो अब हम लोग बात करते हैं आगे। ये सब पढ़ा जा चुका है, हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये सब जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक मिनट, हाईलाइट अंडरलाइन, तो ये याद है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ा जा चुका था। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ लिए थे। ये देखो ये चार्ज बाय मास रेशियो फाइंड किया गया था इसी इक्विपमेंट से, ठीक है, ये चार्ज बाय मास रेशियो फाइंड किए थे। उसके बाद और आगे आएंगे तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोले थे पढ़ लेने, पढ़े थे क्या कोई ये वाला टॉपिक, ये जो सामने दिख रहा है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट? कोई नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा। फिर ये देखो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, ये बता दिए थे। ये देखो यही इक्विपमेंट है जहां ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। ये टेबल सबसे शुरू में बनवाए थे सबको, ध्यान होगा। क्लियर? फिर इस तरह से थॉमसन मॉडल, ये सब जब पढ़ लिया गया, रदरफोर्ड मॉडल आ गया। मतलब अब इस बोर्ड का ये बेनिफिट है ना कि हम पूरा सामने रख सकते हैं, जो नोट्स है उसको भी यहाँ लगा सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? आगे क्या क्वेश्चंस भी अगर है हमारे पास तो हम लाए हैं क्वेश्चन, वो भी आज सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। ये देखो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा जा चुका है और इसमें जो भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उन सब पर यहाँ बात कर लेंगे। क्लियर? फिर देखो यहाँ एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है, कैलकुलेट नंबर, ये इस तरह का क्वेश्चन बनाए थे उस दिन हम लोग पिछले क्लास में, ये सब हो चुका है। फिर क्या है डेवलपमेंट वर्ड्स, यही टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ये याद है ये वाला डायग्राम, किसी को याद है क्या ये डायग्राम क्या था? ये वाला डायग्राम ये क्या था बताओ? हाँ इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, जिसमें दो तरह के फील्ड पाए जा रहे थे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड था और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला टर्म भी लिखे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये याद है ये? हाँ ठीक है, चलो ओके। तो ये सब हम लोग हो गया, ये वाला दिखाए भी थे कि ये हमारा क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। और इस स्पेक्ट्रम में क्या होगा, ये देखो जो भी नोन अभी तक जाने जाते हैं वो सारे वेव्स यहाँ लगे हुए थे। हाँ आवाज आया? हाँ रुक जाओ, हम लोग यहाँ थे ना, अभी बताए ना ट्रेनिंग पीरियड में हम भी है ना, तो ये सब जो है थोड़ा सा चेंज आते रहेगा, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये देखो आइसोबार आइसोटोन, ये सब तो पढ़ चुके थे, याद है ये आइसोबार आइसोटोन्स, ये वाला टॉपिक। ओके तो अब क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो,
फिर एटॉमिक मास आता है, ये सब पढ़ लिए थे। और आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, ये डिस्कस कर लिए थे, इस पे क्वेश्चन भी बन गया था। ठीक है, यहां से देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही बात करना है। ये जो फिनोमेना चल रहा है अभी, जो इतना हम बताए वो किसके ऊपर थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर थे। क्लियर? अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है हमारे पास? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये डायग्राम अभी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। उसके पहले यहाँ हो क्या रहा है, क्या लगता है? ये देख, मेटल सरफेस बनाया है, इधर से कोई इंसिडेंस लाइट आ रहा है, वो लाइट क्या करेगा? मेटल सरफेस से स्ट्राइक करेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। और अगर कहीं से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे ही लाइट आया, इधर स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रैवल करने लगा, हम कहेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू हो चुका है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अब फ्लो कर रहा है। क्लियर? फिर लाइट हम रोक लेंगे। यही काम होता है, याद है अभी वो हम बताए थे, क्या बताए थे याद करो? वो मॉल वाला लाइट एग्जांपल दिए थे, जो गेट खुल जाता है बंद हो जाता है, उसमें प्रोग्रामिंग किया होता है। जैसे ही कोई आदमी यहां आके खड़ा हो जाएगा, मतलब एक सोर्स से कहीं से लाइट आते रहता है, ठीक है, और जैसे ही हम लाइट के क्या बीच में आके खड़े हो जाएंगे, तो वहां प्रोग्रामिंग रहेगा कि लाइट कनेक्शन कट गया है। फिर आगे देखो, मैक्स प्लैंक, एक सेकेंड, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यहीं पर है। इधर देखो, ये है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ, इसको अभी आते हैं हम लोग, फिर डिस्कस करेंगे। क्लियर? फिर ये चीज और आगे बढ़ेंगे। ये आइंस्टीन का फोटो बना हुआ है, डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन कौन सा डुअल बिहेवियर है, क्या लगता है बताओ? एक वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर है। ठीक है, हाँ, तो ये सब हो गया। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब हम जो भी फॉर्मूला यूज किए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये वही वाला फॉर्मूला है, पूरा लगता है कट गया है। एच न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी वाला। ठीक है, तो और थोड़ा सा देखो इस पे क्वेश्चन क्या है। फाइल व्यूअर, एक सेकेंड। तो नोट्स फोटो देखो, यहाँ कुछ क्वेश्चन भी हम लाए हैं इधर। पहले तो ये नोट्स याद होगा, ये भेजे थे, पहचान रहे हो इसको? कौन है? आइसोटॉप्स वाला ये नोट जो ग्रुप में मिला था सबको, ये देखो, याद है ना? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब पर हम लोग बात कर चुके थे। एग्जाम्पल ये सब लोग कॉपी में लिख लेना, जो 11th के बच्चे हैं वो सब कॉपी में इसको लिख लेंगे। आइसोस्टर्स होता है, फिर आइसोडाइफर्स होता है, ये दोनों से इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा सा सब लोग तैयार रहेंगे। क्लियर? फिर आएगा, ये तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको आने में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, किसको कहते हैं? कुछ आइडिया बताओ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? नहीं, चलो ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो भी हम लोग पढ़े, उसमें एच न्यू इज इक्वल्स टू क्या आया? एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला वहां से बनेगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बोलो? एच न्यू, देखना ये इधर कर देते हैं या फिर इसको आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये फॉर्मूला होगा। या फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ध्यान से यहां देखना, एच न्यू माइनस इस वाले टर्म को क्या बोल रहे थे? इस वाले टर्म को हम लोग W नॉट बोल रहे थे, इस वाले टर्म को W नॉट बोला जा रहा था। ये W नॉट क्या है? W नॉट इज वर्क फंक्शन है। और ध्यान दो थोड़ा सा, न्यू का वेवलेंथ से क्या रिलेशन है? न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, पढ़े थे क्या?
न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि न्यू नॉट अगर है तो इट इज वन, सॉरी फिर वन लिख दिए, ये सी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा ना। चलो देखो, ये सी बाई लैम्डा नॉट कह सकते हैं। बस इसी फॉर्मूले को यहां से उठा करके कहाँ लगा दिया जाए, डब्ल्यू नॉट या फिर ये न्यू नॉट की जगह। तो सेम ये जो फॉर्मूला है और किस तरह से लिखा जा सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। ठीक है, अब ये न्यू इज इक्वल टू भी देख क्या है, सी बाय लैम्डा है, तो हम ये न्यू को हटा सकते हैं। अगर न्यू को हटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा बोलो, ये न्यू को हम यहां से हटा करके क्या रिप्लेस करेंगे, किसके साथ, सी बाय लैम्डा। ध्यान देना यहाँ, ये सबसे क्वेश्चन आगे बनेगा। तो एक तो ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से, फिर इसको और क्या, देखो सी और एच दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या आएगा अगर हम इसको बाहर निकालेंगे, तब हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू सी एच, मतलब सी हो गया वेलोसिटी, एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, और क्या इस ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। तो ये एक फॉर्मूला बनेगा, इधर लिख लोगे पूरा। ये सब फॉर्मूला हम कहाँ यूज करने वाले हैं, किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो इसको नोट कर लेगा और फिर आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में PQR क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक सॉलिड लैटिस, P ध्यान देना वर्ड पर, P कॉर्नर पर है, Q एटम्स बॉडी सेंटर में है और R एटम फेस सेंटर पर है। तो फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्या लगता है क्या होगा इसमें, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहला तो काम करो, P Q है और R है, ये तीनों लिख लो कॉपी पर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान देना, P जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर है। तो कितना कॉर्नर होता है और कॉर्नर पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब बता चुके हैं। तो कॉर्नर होता है 8 और कॉर्नर पर डिस्ट्रीब्यूशन 1/8, मतलब एक पार्टिकल होगा टोटल, एक यूनिट सेल में एक ही पार्टिकल होगा। मतलब फॉर्मूला कैसे डिसाइड होता है अभी समझ में आएगा। फिर देखो Q है, Q कहाँ है, बॉडी सेंटर में है, मतलब Q आर एट द बॉडी सेंटर, एक बॉडी सेंटर होता है, तो पूरी तरह से एक एटम आ जाएगा, करेक्ट। फिर देखो क्या है हमारे पास, R एटम एट द फेस सेंटर्स, जितना भी फेस सेंटर है सब पर R है, फेस सेंटर पर कंट्रीब्यूशन हाफ और टोटल 6 फेस सेंटर, मतलब इट इज इक्वल टू 3, बन गया फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला डिसाइड हो गया। क्या क्या डिसाइड हुआ बताओ तो, P कहाँ है, सॉरी यहाँ लिखते हैं, P 8 नहीं बताना, 8 नहीं, सॉल्व करने के बाद 1 आया तो P 1 रह गया, Q भी 1 रह जाएगा और यहाँ पर R जो है वो 3 रह जाएगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। चलो इसको क्लियर करते हैं, नोट कर लिए सब लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइजेज इन FCC। बताओ, वर्ड्स दिखाई दे रहा है साहब से कि और बड़ा करें, ठीक है, ओके। तो बताओ क्या करना होगा, कोई आइडिया दो, ध्यान दो। इसके पहले तो गोल्ड का एटॉमिक मास, मतलब मोलर मास जानना होगा कि एक मोल में गोल्ड कितना ग्राम। तो क्वेश्चन में बहुत मेहरबानी किया है कि दे दिया है, हो सकता है हर बार नहीं देगा,
ये भी ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, AU 197 है, ठीक है। पहला काम है कितना एटम है टोटल वो निकालो 1 ग्राम में, तो गिवन मास 1 ग्राम बाय मोलर मास 197। इससे क्या निकल गया इस फॉर्मूला से बताओ? इस फॉर्मूला से हमको निकल गया नंबर ऑफ मोल्स, कि यहाँ इतना मोल्स है, तो ये हम बता देंगे मोल्स आ गया। इसको इनटू कर देंगे मोल नंबर Na से, सही है। तो जैसे ही नंबर ऑफ एटम्स मोल्स को Na से इनटू किए, क्या आ गया यहाँ बोलो? नंबर ऑफ एटम्स, कितना टोटल एटम प्रेजेंट है 1 ग्राम गोल्ड में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किस तरह का लैटिस बन रहा है? वो लैटिस है FCC, फेस सेंटर्ड लैटिस है। मीन्स व्हाट? कि ये जो है फेस सेंटर बनाएगा, जिसका मतलब है एक यूनिट सेल में 4 होगा, मतलब 4 एटम मिलके एक यूनिट सेल। तो इसको डिवाइड कर दो इस पूरे फॉर्मूले को 4 से, ये आंसर हो जाएगा। मतलब इतना नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट होगा। ये ना पूछा अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो बिल्कुल क्वेश्चन को हर एक वर्ड बढ़िया से ध्यान से पढ़ना है, तब ये जाके क्या होगा, सॉल्व होगा कि यहाँ क्या आ रहा है। पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, उसको Na से इंटू कर दिए, तब क्या आ जाएगा? Na से इंटू करेंगे तब नंबर ऑफ एटम्स, की 1 ग्राम में कितना एटम है गोल्ड का, और 4 एटम मिलके क्या बना रहा है, एक यूनिट सेल बना रहा है, तो बाय 4 कर देंगे, तैयार हो गया नंबर ऑफ यूनिट सेल 1 ग्राम। समझ में आई बात? क्लियर है ये? चलो इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर देखो। ऐप पर अभी धीरे धीरे लोड होगा मटेरियल, ठीक है ना। वो जो ऐप बना के देता है खाली डिब्बा देता है, समझ गया ना, खाली डिब्बा दिया जाता है, तो उसके बाद डिब्बा दे दिया, अब आप उसमें सामान सजाते रहिए। तो उसमें धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, मेहनत में लगे हुए हैं, समझ गए ना। तुम लोग खाली पढ़ाई करो बढ़िया, कुछ रिजल्ट बनाओ, है ना। बताओ क्या होगा? AB crystallizes देखो क्यूबिक स्ट्रक्चर, वेयर एज A एटम्स आर एट द कॉर्नर, फिर कॉर्नर को अंडरलाइन कर देते हैं। मतलब क्या है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है कौन? A, तो कॉर्नर, और फिर क्यूब एंड B एटम्स आर अल्टरनेट फेस, अल्टरनेट फेस पर है। क्या रिजल्ट आता दिख रहा है? हाँ हेलो, क्लास ले लो, चलो बताओ कुछ। नहीं 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 नहीं, अल्टरनेट फेस है। बहुत बहुत ध्यान से तुम देखना है सब चीज को। देखो अगर हम एक यूनिट सेल बनाते हैं, ध्यान देना, ठीक है, ये हमारा यूनिट सेल है, क्लियर। तो पहले तो बोल रहा है कि ए एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, वो कॉर्नर पर है, तो जितना भी कॉर्नर है सबको भर देते हैं, ऐसे भी भर दिए है ना। तो मतलब 8 कॉर्नर पर है, और 8 का कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8, दिस इज इक्वल टू 1, है ना। मतलब ये 1 हो गया। कौन 1 हो गया? एलिमेंट A जो है वो 1, मतलब A का नंबर 1। अब B का देखो कितना है, अल्टरनेट फेस, अल्टरनेट कहते हैं एक छोड़ के एक पर है, सब पर नहीं है, एक छोड़ के एक पर है। तब क्या करना होगा इस तरह के मामले में? ध्यान से देखो थोड़ा। अगर हम यहाँ देते हैं ऊपर वाले फेस पर, तो यहाँ नहीं देंगे, यहाँ नीचे वाले फेस पर देंगे अल्टरनेट, क्या? और कहाँ देंगे? और कहाँ देंगे इसको? अब कहीं नहीं देंगे। जैसे अगर मान लो यहाँ है, तो पीछे वाला फेस बोल रहे हो ना, पीछे जो है, तो उसके बगल में हो जाएगा। अल्टरनेट तो हुआ ही नहीं। अल्टरनेट का मतलब ही होता है इंड सेंटर बनेगा। यूनिट सेल में 4 टाइप था, इंड सेंटर वाला टाइप बनेगा इसमें, ठीक है।
तो यूनिट सेल में क्या, इंड सेंटर, सिर्फ दो जगह बी प्रेजेंट होगा। बी कहाँ कहाँ होगा, हाफ इंटू टू, बस किसी भी दो फेस पे। अगर यहां नहीं देके यहां देते तो यहां देते, बस दो ही जगह, तो ये नहीं होता। समझ रहे हो बात को? तो ये भी हो जाएगा 1, तो A1 B, मतलब सीधा फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, A B। इस तरह का क्वेश्चन नीट में आते रहता है, थोड़ा सा वो ध्यान देना। क्लियर? तो चलो ये भी समझ गए। फिर आ जाओ 8 नंबर पर, 8 नंबर। ये तुम लोग खुद से बना के दिखाओ, फिर हम बात करते हैं। आज कौन कौन लोग हैं? रंजन, पिछले क्लास में एब्सेंट थे। बोल भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लिखने का जरूरत नहीं है। देख यहाँ फिर 3 तरह का है ना, P है, Q है और R है। P कहाँ प्रेजेंट है, लेट इज P एटम्स एट कॉर्नर, सब कॉर्नर पर है, मतलब 1 हो जाएगा। Q एटम्स बॉडी सेंटर, ये भी 1 हो जाएगा। R एटम्स आर एजेस, देखो ये नया आ गया ये उस तरह का, इंट्रो क्लास में बताए थे दूसरे क्लास में कि क्या क्या यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है ना, 1-2 क्लास पहले, कि यूनिट सेल में एज भी था। तो एज सेंटर कितना था, टोटल एज सेंटर 12, और एज सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना, तो चलो 12 लिखते हैं। 1/4 का बिल्कुल सही, मतलब ये 3 हो जाएगा। समझ गए? तो ये हमारे पास क्या आएगा फॉर्मूला, ये आएगा PQR3 आएगा, बन जाएगा। अब इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये सब तो जनरल प्रॉपर्टीज वाला सब है, ठीक है। ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एट्रीब्यूटेड टू एमॉर्फस। एमॉर्फस कौन होता है इन सब में, आइसोट्रोपिक होता है क्या? एमॉर्फस आइसोट्रोपिक होता है क्या? बिल्कुल होता है। एमॉर्फस में तो आइसोट्रोपी लिखवाए थे क्या बादल? फिर है कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड कौन है इन चारों में से? कोवलेंट, कोवलेंट बोलते थे एटॉमिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड अलग था, एटॉमिक, हाँ डायमंड, डायमंड है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, कौन गलत है आमने सामने वाला? मॉलिक्यूलर में पोलर दिया है ड्राई आइस को, पोलर दिया है ड्राई आइस को, ड्राई आइस ही, हाँ यही वाला गलत है। बिल्कुल सही, करेक्ट, एकदम 100%। विच ऑफ द फॉलोइंग कोवलेंट सॉलिड इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ग्रेफाइट, ठीक है। चलो ये देखो अगला, ये नीट एम्स का ही क्वेश्चन है खास करके, समझ गए? देखो क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसी तरह लेवल का क्वेश्चन नीट में पूछता भी है, ठीक है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल, H बॉन्डेड सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्ड का कौन सा है? नहीं 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 नहीं, H2O सॉलिड, आइस, हाँ ठीक है, करेक्ट। फिर देखो क्या है, ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ स्यूडो सॉलिड, क्या? सुपर कूल्ड लिक्विड, बोथ 1 and हाँ 3। अभी देखो, हाँ चलो। फिर क्या आ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ मेलेबल एंड, कौन सा सॉलिड मेलेबल और डक्टाइल हो रहा था, ये एक्सप्लेन किए थे। इलेक्ट्रॉन सी, आयोनिक, नहीं नहीं, मेटालिक, मेटल्स, मेटल्स, मेटल को हीट करते हैं तो शीट में चेंज हो जाता है, या खींचते हैं तो वायर बन जाता है, ठीक है।
फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड कंटेन्स ओनली आयोनिक सॉलिड। देखो तो कौन सा एग्जांपल है, सिर्फ आयोनिक पाया जा रहा है, पहले वाले में ही पाया जा रहा है। हाँ वाह, गुड, अच्छा है। ये लास्ट वाला देख लो। ओके, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और निकल, ठीक है, चलो ये तो बन गया। अब थोड़ा एनसीईआरटी का देख लो, हिसाब किताब क्या है। ठीक है, एनसीईआरटी पहला चैप्टर चल रहा है, लोड होने दो। अभी के बाद ना अगला बुधवार से क्लास होगा, थोड़ा सा हम घर जा रहे हैं, वहाँ कुछ शादी उदी है, ठीक है ना, तो हाँ उसके बाद फिर रेगुलर चलेगा, और अगले महीने से 4 days a week। हाँ बोलो। हाँ हाँ, मतलब बुधवार से क्लास रेगुलर चलेगा, फिर 4 दिन हफ्ता में रहेगा अगले महीना से, बता दिए थे, क्लियर। और परसों, आज तो बुध ही ना है, तो नेक्स्ट बुध, मतलब 8 दिन बाद आज से, ठीक 8 दिन बाद, ठीक है। और भी जो दोस्त यार होगा उस सबको बता देना अपना कि क्लास चलेगा, अभी तो फर्स्ट ही चैप्टर चल रहा है, क्लियर। चलो, तो ये सॉलिड स्टेट है, इसमें क्या क्या हम लोग पढ़े थे और क्या, ये तो इंट्रो वगैरह है, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, ये देखो, ये बिल्कुल रेगुलर स्ट्रक्चर दिखेगा, जो जो एनसीईआरटी में बना है ना उसको तो खूब बढ़िया से पढ़ना है। मतलब अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, और एनसीईआरटी को जो है ना थोड़ा अच्छा से रीड करना है, समझ गए। और इसमें जो जरूरी पॉइंट है उसको तो खूब बढ़िया से रखना है। चलो, तो ये रेगुलर है तो हम कहेंगे इट इज क्रिस्टलाइन, ये जैसे जैसे कहीं छोटा दिख रहा है कहीं बड़ा दिख रहा है, ये तो ये एमॉर्फस में आ गया। फिर ये देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में, यहाँ एनसीईआरटी ने एन आइसोट्रोपी को खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मतलब ये बहुत जरूरी चीज है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर समटाइम दीज आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। तो यहाँ जो जो पॉइंट लिख दिया है वो तो मतलब ब्रह्म वाक्य हो गया ही, समझ लो कि जो बोल दिए भगवान वो बोल दिए। अब ये देखो डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसमें हो सकता है कुछ नया निकल के आ जाए, लेकिन हम वैसे सब बता दिए हैं ये सब, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आएगा, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाई आर सॉलिड्स आर रिजिड, रिजिड क्यों होता है, ठोस क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत हाई होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे को अच्छे से पकड़ के रखता है, कहीं निकलने जाने नहीं देता है, तो हम क्या कहेंगे, रिजिड है वो। सॉलिड है डेफिनेट वॉल्यूम, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसमें होता ही नहीं है, एकदम नेग्लिजिबल है, तो और हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए क्या है वो फिक्स है, उसका क्या मास। चलो, रिजिड है। हाँ, अभी नया नया सिस्टम जो है ना, अभी हमको समझने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। चलो ठीक है, आगे देखो। अब है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन, इस पे बात कर लिए थे। मॉलिक्यूलर सॉलिड था, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, ये सब आया था, क्लियर। कोवलेंट, ये देखो, ये ग्रेफाइट का है और इधर डायमंड का है। ग्रेफाइट में जितना भी ये बताए थे हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा हेक्सागोनल शीट है, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, और जितने भी लेयर बाय लेयर्स है ना वो जस्ट लाइक पेज, कॉपी का पेज होता है ना, ढेर सारा पेज आपस में रखा, उस तरह से एक बार रब करो, एक लेयर खत्म, 2 लेयर 3 लेयर, तो कोई लेयर्स में कोई आपस में कोई खास अट्रैक्शन नहीं है 2 लेयर के बीच। इधर क्या है, ये डायमंड है, एक कार्बन, अगर हम इस वाले कार्बन को उठा रहे हैं, हाँ ये वाला कार्बन अगर उठा रहे हैं तो ये 4 से लिंक्ड है, फॉर्मिंग अ टेट्राहेड्रल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा ये टेट्राहेड्रल नेटवर्क बन रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये टेबल, फिर ये टेबल आ गया, बहुत जरूरी टेबल, समझ गए। मॉलिक्यूलर में नॉन पोलर पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ध्यान देना, सॉफ्ट होता है, इंसुलेटर होता है, वेरी लो, क्या है फिजिकल नेचर। इस तरह के सॉलिड जो होते हैं सॉफ्ट, ये दोनों सॉफ्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड को मतलब आइस को हार्ड दिया है यहाँ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंसुलेटर 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 ही है, आइस भी अगर प्योर आइस है तो इंसुलेटर होगा। फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो,
सॉरी वेरी लो लो लो। तो हाँ, ये सब को थोड़ा अच्छा से देख लेना। मेटेलिक कोवलेंट, क्लियर। फिर क्या आ रहा है हमारे पास, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ये टेबल सॉल्व कर लोगे तो फिर ये इन टेक्स्ट बन जाएगा। और नीट में जब क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट यहीं से पूछता है, ठीक है। नीट में इसी सब टेबल से कहीं से भी लाइन उठा करके दे देगा। आजकल तो मेंस में वही काम कर रहा है, क्लियर। अब आ गए थे ये, पिछले क्लास में इसी को पढ़ा गया था, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। ये देखो, ये एक परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस है। और ईच पॉइंट क्या कह रहा था बताओ तो, ईच पॉइंट इन दिस लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, याद आ रहा है। और ये जो रेड कलर से बना के दिखाया है, ये एक यूनिट सेल है। इसी को जब हम रिपीट करते हैं तो ये पूरा का पूरा एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होगा, क्लियर। ओके, ये देखो एंगल वगैरह साइड वगैरह जो बताए थे, ठीक है। कि अगर हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे, वाई एक्सिस पे चलेंगे, ये सब। अब ये भी डिस्कस हो गया था, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, ये सब बात कर लिए थे, याद है। प्रिमिटिव है, फिर ओके, ये आ गया फोटो के साथ। हाँ ब्राव, यस वेरी गुड। तुम 10th में कहाँ पढ़े थे, कहाँ पर, सेंट मैरी में, अच्छा ठीक है ठीक है। और 11, हाँ हाँ 11 में कहाँ पढ़े ऐसे, कोचिंग वोचिंग। ठीक है, कोई मटेरियल वगैरह है बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, कुछ किताब उताब है, ठीक है, उससे बनाओ। हाँ उससे बनाओ, कोई प्रॉब्लम होगा हमसे पूछ लेना। अभी हम 2-4 दिन वहीं रहेंगे तो वहाँ आके बात कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 7 टाइप्स प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये सारा वेरिएशन के साथ हो गया। कि जो भी हमारे पास क्या है, यही सीट और HMT याद होगा लिखवाए थे, याद है। यहीं पर आता था वो सीट और CTO, ये हम थोड़ा सा रिप्लेस कर दिए थे इसको, तो ये RHMT बना था। इसमें जो वेरिएशंस, हाँ वेरिएशंस था उसको 3 है तो इसके नीचे 3 लिख दिए थे, इसके आगे 2 लिख दिए थे, इसके आगे 4 था, इस तरह से। फिर हाँ यही वाला याद रखना था, तो ये बता दिए थे, है ना। चलो आगे देखो, ये फोटो के साथ आ गया, ये सब NCERT में किया हुआ है, इसको बढ़िया से पढ़ लेना है, क्लियर। सबसे अनसिमेट्रिकल ये ट्राई क्लिनिक वाला होता है, ट्राई क्लिनिक। ना कोई साइड आपस में इक्वल होगा, ना ही कोई एंगल आपस में इक्वल होगा, और ईच एंगल जो है वो कोई 90 डिग्री भी नहीं होगा। अब आ गया प्रिमिटिव, ये रहा प्रिमिटिव का डायग्राम के साथ, क्लियर। चलो तो ये सब अपना आ गया। अब इसके आगे जब हम लोग शुरू करेंगे ना अगले दिन, तो यही क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे। पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पैकिंग इन 2 डायमेंशन, और जब ये सब हो जाएगा तो पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इसमें हमारा वीडियो भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है, एकदम वो पार्टिकल के साथ हम समझाए हैं कि वॉइड क्या होता है। जैसे यहाँ TO दिख रहा है ना, तो TO को टेट्राहेड्रल वॉइड और O को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं, वॉइड है ये, वॉइड कहते हैं। ये देखो ये खाली जगह को, कि अगर हम 3 पार्टिकल को कितना भी पास करके मिलाएंगे तो बीच में खाली जगह बचेगा। तो ये 3 पार्टिकल के बीच में है तो हम कहेंगे ये क्या है, टेट्राहेड्रल होल है या वॉइड है। एक पार्टिकल इसके ऊपर रख दो अब, तो यहां पर जो बनेगा ये 4 के बीच, उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, और ये 3 के बीच में है तो ट्राइगोनल, यहां इधर दिखेगा ये टेट्राहेड्रल। फिर चलो इसमें तो अब आगे पढ़ेंगे तो ये सब समझ में आएगा। ये जो है ना ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये सब। ओके, थोड़ा सा पीछे आते हैं। एक स्टडी मटेरियल जो है इसमें क्या भेजेंगे हम, वो देख लो। ये केमिस्ट्री हो गया, ये थोड़ा और बैक। एक मटेरियल तो यहाँ है, ठीक है, स्टडी मटेरियल फिजिकल सॉलिड स्टेट है ना। ओहो, तो सरफेस हो गया, देखो सॉलिड कहाँ दिख रहा है, स्टेट, सॉलिड स्टेट, क्लियर।
देखो ये रहा हमारे पास सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में शुरू में तो बहुत कहानी वानी दिखा रहा है, ठीक है, इसको साइड कर दो जरा। हाँ। ये डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस, दो मटेरियल है, दोनों भेज देंगे हम। यहाँ भी देखो एनाइसोट्रॉपी को इंपॉर्टेंट में रखा है, ये अलग अलग तरह का एंगल है वो बता रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, इससे नीट में क्वेश्चन आता है, क्या है, आयोनिक क्रिस्टल। इसको भी जब पहुंचेंगे यहाँ तो पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब तो टेबल हो ही गया। इसमें थोड़ा सा रंगीन डायग्राम भी कहीं कहीं आता है, कलरफुल, ये सब तो एनसीईआरटी में बात कर ही लिए। सिमेट्री याद है, अभी सिमेट्री चल रहा था क्लास में, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, हाँ तो वो अभी चलेगा, एलिमेंट ऑफ, हाँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री वगैरह अभी चलेगा। ये देखो यहाँ पर सिंपल वाले के लिए बात, हाँ सिंपल वाले का बात हो रहा है। सिंपल के बाद ये कौन सा है, यूनिट सेल, पहचान रहे हो इसको, हाँ इट इज बॉडी सेंटर, करेक्ट। और उसके नीचे आएगा ये वाला, देखो फेस सेंटर। फेस सेंटर्ड मतलब कुछ इसी तरह का फेस सेंटर्ड होता है। फेस सेंटर्ड, ये जो पार्टिकल दिख रहा है ना वो आधा इसके अंदर है, ये देखो कट किया गया है, ये रहा, मतलब वो ये वाला है, ठीक है। डॉट से जब दिखाएंगे सिर्फ लैटिस पॉइंट से तो वो इस तरह का दिखता है। ये सब कैलकुलेशन वगैरह हम लोग कर चुके थे। फिर एक क्रिस्टल डेंसिटी ऑफ, ये हो गया, चलो ये डेंसिटी वगैरह तो बात कर लिए थे, ठीक है। एक मटेरियल ये रहेगा और एक और है उसको भी, अच्छा इसमें क्वेश्चन भी है वो भेज देंगे। जैसे ये कहाँ से हम लोग एक्सरसाइज, ये देखो फिजिकल केमिस्ट्री है, यहाँ पर आगे चलेंगे तो इसमें सॉलिड स्टेट भी आएगा। तो जब सॉलिड स्टेट खुलेगा इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इसको, हाँ ये ऐप पर है ना, अभी उसको और अपडेट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला भी रहेगा, और भी हमारे पास 2-3 किताब है, उसका भी मटेरियल इस पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ सब ऐप पर आ जाएगा। अभी तो आईडी पासवर्ड गया ना तुमको, हाँ उससे ऑपरेट करना, उसको अभी अपडेट कर देंगे, 1 हफ्ता के अंदर सब हो जाएगा, समझ गए। और एक्सरसाइज उसका सॉल्यूशन भी है, अगर सॉल्यूशन चाहिए होगा तब, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है, पहले खुद से। बाकी मैथ फिजिक्स का है, फिजिक्स का भेज देंगे, उस पर लग जाएगा। फिर इधर देखो इसका ये भी है हमारे पास, इसमें 33 में किया हुआ है सॉलिड स्टेट, ये थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ क्या है, इधर सॉलिड स्टेट में देख लो, यहाँ भी वैसे ही प्रॉपर्टीज इसमें थोड़ा सा पॉइंट वाइज रखा है, जिसका बिहार बोर्ड में ये पूछ देता है, ये वाला थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है। ये थोड़ा ब्लरी दिख रहा है साफ से क्या, तो ये क्या है, सॉलिड स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, ये सब याद कर लेना, ये बिहार बोर्ड का लेवल का ही क्वेश्चन है। मतलब स्टेट बोर्ड जब कोई पूछता है ना तो बहुत, मतलब कहोगे मजाक हो गया सर। हम तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखते हैं ना, जैसे मान लो इतना इजी लेवल है, हम समझा देते हैं। जैसे कोई हाउस वाइफ है, मम्मी है हमारी, घर में अपना है ना खाना वाना बनाती है, तो खाना बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो किसी हाउस वाइफ से समझ लो कि पूछा जाए कि बताइए 1 कप चाय कैसे बनता है, तो मार के नहीं भगा देगी उसको ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें। तो ये सब छोटा मोटा डेफिनेशन सब याद करते रहा, मतलब पढ़ लेना, याद क्या करना है, इसमें पढ़ लेना है कि सॉलिड है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फलना, ये सब है ना, ये सब आ जाएगा। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस को यहीं पर डिफरेंशिएट कर दिया ग्राफ के साथ, ठीक है। फिर यहां देखो अगला क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज, हाँ